हिंदी प्रगीत एक ऐसा चैनल जो हिंदी साहित्य को समर्पित है। कविताओं की बात, उपन्यासों की बात, किताबों की बात, सभी की बात यहाँ पर की जाएगी। तो हिंदी प्रेमियों के लिए समर्पित हिंदी प्रगीत चैनल आपको ज़रूर पसंद आएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। अगर आप एक हिंदी प्रेमी हैं तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी किताबें आपने पढ़ रखी होगी या आप पढ़ने की रुचि रखते होंगे। अगर आपके संकलन में ये है अगर, तो मैं ये मानूंगा कि आप वास्तव में हिंदी से बहुत प्रेम करते हैं। तो हिंदी साहित्य की ऐसी 10 किताबों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेला आंचल। जी हाँ, मेला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास इसे कहा जाता है, मेला आंचल। मेला आंचल की जो रचना है वो फणीश्वरनाथ रेणु ने की थी। मेला आंचल की जो पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो बिहार के पूर्णिया जिले की कहानी है। इसमें एक डॉक्टर प्रशांत नाम का व्यक्ति होता है। वो वहाँ पर बीमारियों का इलाज करने जाता है, पर जब वो देखता है कि वहाँ की गाँवों की गरीबी, गाँवों की जो कुरीतियाँ हैं और गाँवों की जो भूखमरी है, जब उन हालातों का सामना होता है तब उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बारे में एक जीवंत उदाहरण मेला आंचल प्रस्तुत करता है। फणीश्वरनाथ रेणु की इस कृति को क्लासिक कृति कहते हैं। आंचलिक शब्दों की इसमें भरमार है। इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद अगर करना चाहें तो बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर स्टेशन शब्द दिया हुआ है तो उसको टेशन कहा गया है। तो अब टेशन शब्द का अंग्रेजी अनुवाद कैसे होगा? तो आंचलिक शब्दों की भरमार के कारण यह आंचलिक उपन्यास कहा जाता है, मेला आंचल। ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, मेला आंचल के बाद हम बात करने वाले हैं राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गाँव। मुस्लिम बहुल समस्या पर आधारित यह आधा गाँव नाम का उपन्यास है। इसमें क्या होता है कि गाज़ीपुर नाम की जगह का वर्णन है, जो कि गंगोली नाम के स्थान से रिलेट करता है। यह एक मुस्लिम बहुल इलाका होता है, पर यहाँ पर हिंदू भी अत्यधिक प्रेम के साथ निवास करते हैं। बात आती है पाकिस्तान के विभाजन की कहानी है। इसमें पाकिस्तान भारत का जो विभाजन होता है तब पाकिस्तान बनता है, तो इन लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान शब्द से भी अनभिज्ञ होते हैं। तो इस तरह से विभाजन की समस्या को दर्शाता हुआ आधा गाँव उपन्यास राही मासूम रजा का उपन्यास है, जिसे हर हिंदी प्रेमी को पढ़ना चाहिए। तो 2 बात हमने की यहाँ पे, 2 उपन्यासों के बारे में बात की हमने, मेला आंचल और आधा गाँव। उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं हम कसब, मनोहर श्याम जोशी। जी हाँ, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब। प्रेम कहानी है, बहुत ही उम्दा प्रेम कहानी है। मनोहर श्याम जोशी की एक उपलब्धि है, उनकी हिंदी साहित्य को एक देन है, हम कह सकते हैं गिफ्ट है, जो उन्होंने प्रेम कथा के रूप में, कसब के रूप में हमें प्रदान किया है। ये कहानी है देवी दत्त तिवारी की। देवी दत्त तिवारी जो होता है वो एक अनाथ होता है, बिना माँ बाप का पुत्र होता है। उसकी और शुक्ला जी नाम के जो शास्त्री जी जो होते हैं, शास्त्रीय परिवार की एक अल्हड़ कन्या होती है बेबी, उन दोनों के बीच में प्रेम कहानी ये प्रकट करती है उपन्यास में। इसमें क्या होता है कि मध्यम वर्गीय प्रेम कहानियाँ किस तरह से होती है, उनकी क्या समस्याएं होती है, मध्यम वर्गीय परिवार का जो सूक्ष्म चित्रण है वो हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। कसब, मनोहर श्याम जोशी एक क्लासिकल कृति है। कभी भी अगर आपको मौका मिले, अगर प्रेम कहानियाँ पढ़ने का आप शौक रखते हैं तो कसब ज़रूर पढ़ें, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो कसब के बाद हम जो बात करने वाले हैं वो है राग दरबारी। हास्य उपन्यास है, हास्य पर आधारित है राग दरबारी शीलाल शुक्ल ने लिखा है। यह राग दरबारी जो उपन्यास जो हम बात करते हैं, ये शिवपालगंज नामक जगह पर आधारित है। शिवपालगंज की जो सामाजिक समस्या हैं, राजनीतिक समस्या हैं, आज से 50 साल पहले लिखा गया था ये उपन्यास, पर जब हम इसको पढ़ते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि वो समस्याएं तो आज भी वैसी की वैसी है। तो राग दरबारी उपन्यास जो है वो उस समय की समस्याओं पर लिखा गया था, पर वैसी की वैसी समस्याएं आज भी यथावत है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उपन्यास है राग दरबारी, शीलाल शुक्ल। इसके बाद जो हम बात करने वाले राग दरबारी के बाद बहुत ही क्लासिक कृति है हिंदी साहित्य की, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर।
पाकिस्तान की समस्या, भारत विभाजन समस्या और पाकिस्तान विभाजन समस्या पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि ना कोई पात्र है, ना कोई खलनायक है, कुछ भी नहीं है। इसमें एक अबीद नाम का एक पात्र होता है। वो क्या करता है कि वो अपनी अदालत खुद लगाता है। कहानियाँ हैं, किससे कहानियाँ चलते हैं और वो इन समस्याओं को जानना चाहता है कि देश में जो ये हत्याएं हो रही हैं उनका जिम्मेदार कौन है, देश में जो ये राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, युगों युगों से जो युद्ध होते आ रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है। तो कितने पाकिस्तान बहुत फेमस करती है, किसकी है? कमलेश्वर की। समय मिले कभी जीवन में तो ज़रूर पढ़ें और अपने कलेक्शन में इसको सजा कर रखें। इसके बाद जिस उपन्यास की बात करने वाले हैं वो है चित्रलेखा। जी हाँ, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। ऐतिहासिक कह सकते हैं, दार्शनिक उपन्यास भी इसको कहा जाता है। इस उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या की गई है कि पाप और पुण्य में क्या डिफरेंस है। बीजगुप्त, कुमारगिरी और चित्रलेखा नाम की सुंदरी की कथा है यह। बीजगुप्त इसमें भोग विलास में रत होता है, कुमारगिरी जो होता है वो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है। पर चित्रलेखा का प्रभाव जहाँ पर पहले बीजगुप्त पर होता है, धीरे धीरे बीजगुप्त पुण्य की तरफ जाने लगता है और कुमारगिरी चित्रलेखा के प्रभाव में आने लगता है। और इसका अंत तो इतना इंटरेस्टिंग है कि जब आप पढ़ेंगे तब आपको भी अचरज होगा कि किस तरह से एक बेहतर कृति आपके सामने भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा के रूप में प्रस्तुत की है। तो ज़रूर पढ़िएगा आप चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा। इसके बाद हम बात करते हैं एक यात्रा वृत्तांत की, किन्नर देश में। जी हाँ, यात्रा वृत्तांत का नाम आते ही एक ही नाम हमारे जहन में आता है, राहुल साकृत्यायन। जी हाँ, किन्नर देश में यात्रा वृत्तांत जो कि हिमालय के गांव में, हिमालय की स्थितियों को, हिमालय के नज़दीक गांव को देखते हुए उन्होंने इसका वर्णन किया है, यात्रा वर्णन किया है। इसमें वो किन्नर जो हैं वहाँ पे वो एक किम पुरुष मानते हैं जो कि देव योनि से प्राप्त व्यक्ति है। तो उसके बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हुए मार्ग में आने वाली बाधाओं को उन्होंने बहुत ही रोचक शब्दों में राहुल जी ने पिरोया है। और इस किताब के अंत में शब्दावली भी दी है उन्होंने, ताकि अगर हम कभी भी किन्नर देश की यात्रा करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, तो हमें उस शब्दावली की सहायता से बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि एक सहायता मिलती है। तो किन्नर देश में यात्रा वृत्तांत राहुल साकृत्यायन जी का। जी, अब हम बात करते हैं एक बेहतरीन उपन्यास की, वैशाली की नगरवधू। चतुरसेन शास्त्री, आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है। वैशाली एक जगह है, मगध के पास है। तो उस समय क्या था कि एक नियम था कि जो पूरे जो साम्राज्य की जो सबसे सुंदर स्त्री होगी वो संपूर्ण साम्राज्य की श्रेष्ठ स्त्री उसको कहा जाएगा, उसको नगरवधू की उपमा दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आम्रपाली नाम की जो महिला होती है जो सबसे सुंदर होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आम्रपाली नगरवधू कहलाती है क्योंकि वो वहाँ की सबसे सुंदर महिला होती है। तो उसको गणतंत्र, उस पर सारा जो अधिकार है वो उसका मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपना आधिपत्य भी स्थापित करती है। और उसी के आम्रपाली के आसपास ये कहानी पूरी चलती है। जैन धर्म की स्थिति क्या थी उस समय, बौद्ध धर्म उस समय उठान पर थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, तो तीनों धर्मों का जो मिक्स रूप है वो हमें वैशाली के नगरवधू नामक उपन्यास में आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने हमें दिखाया है। तो जरूर पढ़ें। और कहा जाता है कि इस उपन्यास को लिखने के लिए आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने 10 वर्षों तक अध्ययन किया था। जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, तीनों धर्म का उन्होंने गहनता के साथ अध्ययन किया था। और उसके बाद जो उपन्यास उनके सामने आया उसका नाम था वैशाली की नगरवधू, जिसे वो कहते हैं कि मेरे सारी रचना एक तरफ और मेरा ये उपन्यास एक तरफ। तो वैशाली की नगरवधू भी समय मिले तो आप जरूर पढ़ें। इसके बाद एक बेहतरीन काव्य नाटक की बात करने वाले हैं हम। जी हाँ, अंधा युग, धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर भारती, अंधा युग। महाभारत का युद्ध जब समाप्त होता है उसके बाद गांधारी के श्राप से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक का जो नाटक है काव्य नाटक के रूप में चलता है ये अंधा युग। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंधा युग जब हम पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धर्मवीर भारती की कलम हमारे रोम रोम पुलकित कर देती है। इतना बेहतरीन, हम बात कर सकते हैं कि इतना बेहतरीन नाट्य केवल धर्मवीर भारती की कलम से ही बाहर आ सकता है। रोम रोम हमारे पुलकित हो जाते हैं। अंधा युग जरूर पढ़े जीवन में कभी। नाटकों की तो ये क्या कह सकते हैं, कसौटी बन चुका है एक। अगर कोई कलाकार है नाट्य का, अगर वो अंधा युग का अभिनय करता है
और वो उसमें सफल होता है तो एक नाट्यकार के रूप में उसको एक बेहतर मंजे हुए कलाकार में उसको स्थापित करने के लिए आज भी अंधा युग नाटक को रचा जाता है, अभिनीत किया जाता है। और आज का जो अंतिम हम बात करने वाले हैं, सबसे बेस्ट जो बात करने वाले हैं, सबसे बेस्ट हम देखिए हिंदी में तो अनेक रत्न हैं, अनेक निधियां हैं, तो उनमें निधि जो है आज की हमारी निधि है उसका नाम है गोदान। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद का गोदान। ऐसा महाकाव्य जिसको महाकाव्य भी कहा गया है, भारतीय ग्रामीण संस्कृति का महाकाव्य, होरी की कहानी, जूनिया, गोबर, मालती, अनेक जमींदार साहब, माता दीन कहो आप, तो इस तरह की अनेक लोगों की जो कहानियां हैं, हीरा की कहानी, उनके भाइयों की कहानी, भाइयों के प्रेम की कहानी, भाइयों की नफ़रत की कहानी, एक बड़े भाई का हम कह सकते हैं एक आदर्श रूप, तो सारी ग्रामीण संस्कृति, जमींदार का शोषण, किसानों की दयनीय स्थिति, शहरी स्थितियाँ, जब शहरी गांव का व्यक्ति जब शहर में जाता है तब कैसे वह चंगुल में, ठेकेदारों के चंगुल में फंस जाता है, गोबर के रूप में वो स्थितियाँ, एक क्रांतिकारी युवा विचार गोबर के रूप में, अनेक जो है वो रूप जो है वो प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में पिरोए हैं। गोदान पढ़ना ही अपने आप में एक हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये गोदान, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। तो गोदान पढ़िए आप, या फिर ये जो निधियाँ हमने बताई है ये आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको जीवन में समय मिले हिंदी साहित्य के लिए, अगर आप बेहतर हम कह सकते हैं कि बेहतरी के प्रयास के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साहित्य जो है वो पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे साहित्य में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी निधियाँ भरी पड़ी है हिंदी साहित्य में, जिसको अगर हम पढ़ेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को भी एक बहुत अच्छा संदेश जो है वो दे पाएंगे। प्रेमचंद पढ़िए, जैनेंद्र पढ़िए, मोहन राकेश पढ़िए, अज्ञे पढ़िए, लिस्ट बहुत लंबी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको टॉप 10 किताबें पसंद आई होगी, और इसमें से कौन कौन सी आपके संकलन में है इसका हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर रिप्लाई करें। और भी हम बहुत सारी किताबों के बारे में हम लाते रहेंगे। मीमांसा प्रगीत आपके लिए ही बनाया हुआ है।